वेलकम टू जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं सभी चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल के साथ जुड़िए और जुड़कर सभी बच्चों को वीडियो दिखाइए ताकि 29 तारीख को होने वाला आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तथा सभी बच्चों को ये वीडियो दिखाइए और जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है सही बच्चे चैनल पर जाकर जो पुरानी वीडियो हैं उन वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। आज हम एक टॉपिक को के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिक केमिस्ट्री होती क्या है और केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है इसके बारे में हम शुरू करेंगे कि साइंस में जो बेसिक केमिस्ट्री है ये बेसिक केमिस्ट्री होती क्या है। और बेसिक केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं ये आपका साइंस का एक बहुत ही बेसिक तरीके से केमिस्ट्री का जो, क्योंकि साइंस में आपको पता है कि साइंस क्या होती है। साइंस किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको हमने साइंस कहते हैं, इसे हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब साइंस क्या होते हैं, साइंस में हमें पढ़ना है, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसमें हम केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे, जो बेसिक केमिस्ट्री होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिक केमिस्ट्री में जो केमिकल्स के बारे में, द्रव्यों के बारे में, पदार्थों के बारे में और रासायनिक समीकरणों के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। अब अगर बात करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, या रसायन होता क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि विज्ञान में केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान क्या होता है कि ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत द्रव्यों, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है रसायन विज्ञान। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, सबसे पहले रसायन विज्ञान को एक शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में प्रस्तुत करने का जो काम किया तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बायल। और रॉबर्ट बायल ने, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बायल, और रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले रसायन विज्ञान को एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। और उन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान एक शाखा के रूप में कैसे प्रस्तुत की जा सकती है। और रसायन विज्ञान को शाखा के रूप में प्रस्तुत करने का जो काम किया वो बर्जीलियस ने किया, रॉबर्ट बायल ने किया। और रॉबर्ट बायल के बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने रसायन विज्ञान को डिटेल में समझाने का प्रयास किया, और वो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। इसीलिए बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री पेपर क्वेश्चन आएगा कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है बर्जीलियस को। बर्जीलियस को ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और आज पेपर में यह क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, या आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक, अगर पेपर क्वेश्चन आता है कि रसायन विज्ञान को एक शाखा के रूप में किसे प्रस्तुत किया, तो केमिस्ट्री को एक ब्रांच के रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्य किया वो रॉबर्ट बायल थे। और रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले बताया कि विज्ञान में एक ऐसा भी सब्जेक्ट है, एक ऐसा भी ब्रांच है जिसे हम रसायन विज्ञान के विषय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें मैटर के विषय में, जो सोल्यूशन के विषय में डिटेल में अध्ययन किया जा सकता है। और उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट बर्जीलियस। और बर्जीलियस ने रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए बर्जीलियस को ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, या रसायन विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और पेपर में क्वेश्चन आता है मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे लेवोसिए, और लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, पेपर 3 टाइप के क्वेश्चन, एक क्या कि रसायन विज्ञान क्या होती है। तो विज्ञान क्या होती है, अभी हमने बताया कि किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में प्रस्तुत करने का जो काम किया वो रसायन विज्ञान के रूप में रॉबर्ट बायल नामक एक साइंटिस्ट थे, जो रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। और उन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान में पदार्थों का, द्रव्यों का अध्ययन निम्नांकित तरीके से किया जाता है। और उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बर्जीलियस। और बर्जीलियस ने बताया कि रसायन विज्ञान एक पृथक शाखा, एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसीलिए बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है।
इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए और जिन्होंने रसायन विज्ञान को आधुनिक तरीके से बताने का प्रयास किया और इसीलिए उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता या ग्रैंड मॉडर्न केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये जो बहुत साइंस के कौन कौन से कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज हैं और रिएक्शंस हैं, और वो किसके मैटर के बारे में। तो हमने मैटर बताया था। मैटर क्या होता है? हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिसे हम जो हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ मास हो तथा उनका वो स्पेस घेरें, वो सब क्या होती हैं? वो होते हैं हमारे मैटर। मैटर क्या होता है? हमारी यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका कुछ मास हो तथा वो स्पेस भी घेरे, वो स्थान भी घेरे, वो सब क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पदार्थ, वो कहलाएंगे मैटर। अब जैसे वाई आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। वाई डू वी हैव टू स्टडी केमिस्ट्री? हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, क्यों अध्ययन करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों उपयोगी है, केमिस्ट्री का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री का अध्ययन क्यों करते हैं? केमिकल्स के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, सोल्यूशन के बारे में अच्छे तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, हमें नॉलेज हो सके, इसके लिए हमें केमिस्ट्री का पढ़ना आवश्यक होता है और इसी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने का भी काम करता है। अब केमिस्ट्री में कौन कौन चीजें आती है? ये आपका केमिकल्स रिएक्शन है, ये आपका वीट है, आपके ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को पता है? आपने हमें बताया था कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने ग्लूकोज के बारे में और ये भी बताया था कि आपका सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और हमने बताया था सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज मतलब चीनी का फॉर्मूला। तो चीनी का एक सूत्र बताया था कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये होता है किसका फॉर्मूला? ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। तो इसे सुक्रोज को चीनी भी बोलते हैं और ये हमारी केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसके द्वारा हम इसके में बहुत सारे तत्वों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं तथा उसे अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अब द केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? तो केमिस्ट्री की हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? तो हमारे एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें मिनरल्स, जो खनिज, जो तत्व हैं, जो खनिज से, जमीन से प्राप्त हुए जो सोर्स हैं, उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जैसे जो हमारे कार्बन के जो तत्व हैं, जो लिविंग ऑर्गन्स हैं, वो सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है? जो हमारे लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें वही पढ़ना होता है जो हमारे मिनरल्स, जो मेन मिनरल्स सोर्स होते हैं, जो जमीन से खुदाई के दौरान निकाल जाते हैं, वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ना होता है। इसके आगे हम आज बात करें तो आपके सामने एक सोडा फ्रीजिंग दी हुई है, आपके सामने एक बोतल दी हुई है कोल्ड ड्रिंक की, और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही आप हिलाते हो तो क्या होता है? आपको एक झाग के रूप में इस तरह का एक अवक्षेप मिलता है जो बाहर निकल आता है। और ये क्या करता है? ये केमिस्ट्री में एक रसायन के तत्वों के रूप में मुख्य रूप से कार्य करने का काम करता है, जिसमें ऑयल होते हैं या अन्य जो तत्व हैं। ये क्या है? जैसे मान लो आप सेब को काट के खुला छोड़ दो। आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं? सेब को काट दिया और काट के खुला छोड़ दिया। तो उस समय होता क्या है कि सेब, जब हम सेब को काट कर खुला छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन पे कुछ समय बाद ये सेब का कलर, जो सेब का जो कलर है, ये पीला पड़ जाता है या लाल पड़ने लगता है, या पीला पड़ जाता है। और इस रंग क्या होता है? कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कलर क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। और ये चेंज कलर रसायन के द्वारा ही कलर में परिवर्तन आता है। ये समझ में आया? जैसे आपने क्या किया, आपके किसी भी तत्व को काटें, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, तो अगर उसको लंबे समय तक रखे रहें तो क्या होता है? उसके टेस्ट में, उसके साइज में, उसके कलर में कुछ ना कुछ परिवर्तन, जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस हमारे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के द्वारा ही इसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये आपके सामने एक आइस दी हुई है। आपके सामने ये क्या होता है? इसको जब हम किसी बर्तन में रखते हैं
तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप गल जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, इसको ये हम रसायन विज्ञान का ही एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसके द्वारा इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। इसके बाद उसी को फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीज करने के बाद वो अपने आप, जैसे पानी हो गया, पानी को क्या करते हैं, पानी को हमने फ्रिज में लगाया, फ्रिज में लगाने के बाद वो लिक्विड से हमेशा सॉलिड अवस्था में चेंज हो गई। तो लिक्विड में सॉलिड में चेंज, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, सॉलिड से गैस में चेंज होना, या गैस से फिर सॉलिड में चेंज होना, ये हमारा गैसेस स्टेट कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में। जो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न क्या है, हाउ पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न्स हैं, और ये पॉपकॉर्न्स कैसे कार्य करते हैं। तो आपने देखा पॉपकॉर्न्स बनते कैसे हैं, तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन ही तो होती है। इसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये पॉपकॉर्न्स फूल जाते हैं, और फूल कर हम उसे इस शेप में अपने आप दिखाई देते हैं। और ये जो शेप दिखाई देता है आपको, ये एक बहुत सारे केमिकल चेंजेस के थ्रू ही इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये एक रासायनिक चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें आपको जो लिक्विड है, वो लिक्विड क्या होता है, वो एक क्रीम के रूप में कन्वर्ट होने का काम कर रही है। सबसे पहले क्या किया, हमें क्या बना, हमें आइसक्रीम बनानी है। और आइसक्रीम बनाने के लिए हमने क्या किया, आपके सामने इमेज दी हुई है कि आइसक्रीम कैसे बनाना है। कोई भी क्रीम को अगर बनाना है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइसक्रीम को बनाने के लिए हम क्या करें, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और नाइट्रोजन के यूज के द्वारा हम इसे कोल्ड आइस क्रीम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले इसको हमने एक टब में लिया, टब से इसका फ्रीजिंग किया, और फ्रीजिंग करने के बाद कुछ समय बाद जो निरंतर प्रक्रिया, जो टाइम टू टाइम जो परिवर्तन होता रहता है, उसी के द्वारा नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसों का मिश्रण लिया, जिसके द्वारा एक कोल्ड आइसक्रीम का निर्माण संभव हो सकता है। क्या होता है, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू कोल्ड आइसक्रीम so that you don't have to wait around for the freezer और आइसक्रीम मेकर। हम क्या करते हैं, उसे फ्रीजर में कुछ समय के लिए, हम आइसक्रीम मेकर में कुछ समय के लिए उसे रख देते हैं, और जिसके द्वारा एक आइसक्रीम अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। अब अगर आगे अगर बात करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, तो आपके सामने इसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके दिखाया गया कि क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि नेचर की मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी होती हैं, तो मैटर हमने बताया था कि हमारे जो जितना भी यूनिवर्स है, हमारे जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। और मैटर वही होगा जिसमें कुछ स्पेस होगा और जिसका कुछ मास होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है और किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पेस है, तभी वो मैटर कहलाएगा। और अगर उसमें मास और नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का अगर मास है और इस ऑब्जेक्ट का अगर स्पेस है, तो इसका मतलब ये मैटर होगा। अगर स्पेस और मास नहीं है तो वो मैटर नहीं कहलाएगा। मतलब अगर मैटर है तो उसका मास होगा, अगर मैटर है तो उसका स्पेस होगा। अगर स्पेस और मास नहीं है, इसका मतलब वो मैटर होगा ही नहीं। मतलब हमारे यूनिवर्स में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका जो मैटर भी हो और उसका द्रव्यमान भी ना हो, उसका वो स्थान भी ना घेरे। मतलब सभी वस्तुओं में द्रव्यमान होगा, सभी वस्तुएं में भार होगा, और सभी वस्तुएं स्थान घेरेंगी, और ऐसी सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, द्रव्यमान। या जो अब कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं मैटर की, तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट वह स्टेट होते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होती है, जो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, ये हमारी सॉलिड स्टेट कहलाती है। जिसमें हमारा कौन कौन सा आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है। तो सॉलिड क्या होती है, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है। क्या बताया हमने कि सॉलिड जो होती है, सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होगा और सॉलिड का फिक्स शेप होगा। सॉलिड क्या होंगी, सॉलिड क्या होगी, फिक्स शेप होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा। लिक्विड क्या होंगी, जैसे आइस जैसे क्यूब हो गया, जैसे ये मान लो ये स्क्वायर हो गया, ये आपका इसका एक जो क्यूब है, इसका एक शेप, एक साइज है। डायमंड हो गया, डायमंड का एक निश्चित शेप है, निश्चित साइज है, निश्चित वॉल्यूम है। या इसका कह सकते हैं जिसका
आकार व आयतन कभी चेंज नहीं होता है, वो आयरन का आकार, लोहे के टुकड़े का आकार, चाहे आप यहाँ रखो चाहे किसी भी जगह पे ले जाओ, चाहे 10 साल बाद हो, उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और सॉलिड में का हमेशा जो जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स होता है और वॉल्यूम हमेशा फिक्स होती है। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का डिफिनिट वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर दूध, अगर मिल्क 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसे किसी भी बर्तन में रखा जाए, चाहे उसे बोतल में रखो, चाहे ग्लास में रखो, चाहे थाली में रखो, चाहे कटोरे में रखो, रहेगा 1 ही लीटर। लेकिन उसका शेप में परिवर्तन होता रहता है। अगर हम अगर थाली में रखेंगे थाली का आकार ले लेगा, बर्तन में रखेंगे बर्तन का आकार लेगा, कटोरे में रखेंगे कटोरे का आकार लेगा, ग्लास में रखेंगे ग्लास का आकार लेगा, अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब यह है कि लिक्विड का जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो स्थिर नहीं होता है, जो कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट होता है। जैसे हम एग्जांपल बात करें तो आपका जो वाटर होगा, जो ग्लिसरीन होगी, जो अल्कोहल होगा, जो ब्लड होगा, वो लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में रहता है, जो जिसका शेप आपका डिफिनिट नहीं होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा डिफिनिट होगा। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे किसी भी बर्तन में रखा जाए। अब गैस की बात करें तो गैस का ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ना शेप होगा, ना उसका साइज और वॉल्यूम कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी आपका फिक्स नहीं होता है। तो जिसका वॉल्यूम, जिसका साइज डिफरेंट ना हो और चेंज होता रहे, वो आपका कहलाएगा गैसियस स्टेट। जैसे एयर का डिफिनिट शेप नहीं होता है, हीलियम का डिफिनिट शेप नहीं होता है, और ऑक्सीजन का डिफिनिट शेप नहीं होता है, वो जगह जगह पर बदलता रहता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपको बताया इसकी कि कैसे कैसे मैटर में उसके साइज में परिवर्तन आता है, कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, और कैसे कैसे उसकी क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। तो हमने क्या बताया, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होता है, सॉलिड क्या होती है। सॉलिड का डिफरेंट शेप होता है, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड में आपका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, लेकिन उसका शेप जो है डिफिनिट नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। और गैस की बात करें तो गैसियस स्टेट में वॉल्यूम और जो शेप होता है दोनों फिक्स नहीं होते, दोनों चेंज होते रहते हैं। जैसे एयर हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे आपके सामने एक इमेज बनी हुई, इमेज में क्या दिखाया गया, जो आपके सामने इसका जो गैसियस, ये आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ये अलग अलग कंडीशन पे ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस पार्टिकल क्या होते हैं, वो हमेशा फिक्स पोजीशन में मूव करने का काम करते हैं किसी भी मैटर के स्टेट में। आपके सामने 3 इमेज बनी हुई जिसमें आपको बताया गया सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ये आइस है, ये आई क्या करती है, थोड़े समय बाद, थोड़े टाइम पीरियड बाद ये वाटर में कन्वर्ट होती है और इसे और बॉयल किया जाए। ये आइस के टुकड़े हैं, इसमें क्या किया, आइस छोटे छोटे अणुओं के रूप में बदलने का काम करती हैं। इसका साइज, इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन जैसे ही उसको इस शेप में ये धीरे धीरे उसको थोड़ी भी हीट मिलती है या थोड़ा समय बाद क्या होता है, वो इस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड में इसके बाद वो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो धीरे धीरे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते रहते हैं। जिससे क्या होता है, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में जो जो आपका आइस बना, आइस से वाटर बना, वाटर से गैस बनने का जो काम करती हैं, वो सब आपके कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारी अर्थ में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में 108 तत्वों की खोज अभी तक हो चुकी है, जिसमें से बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स भी थे, जिसमें से मेटलॉइड्स की जो संख्या अभी तक टोटल सिर्फ 9 मेटलॉइड्स की खोज की जा चुकी है। जिनमें से जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स आपके जिनमें से जो मेटल हैं, जो जितने भी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, उसे हम मान सकते हैं कि वो हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स सब पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और उनमें से जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेटलॉइड्स की जो संख्या अभी तक टोटल ब्रह्मांड में सिर्फ 9 मेटलॉइड्स की खोज की जा चुकी है। अब बहुत सारी उसमें गैसें हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपका जो 18 जो पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है,
उसे हम शून्य ग्रुप कहते हैं, जिनमें आपका जो है बहुत सारे तत्वों, जिसमें क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, आपका ये वो इसी एस ब्लॉक के एलिमेंट के तत्वों में आएंगे, जिसे अबाउ नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छे तरीके से इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा बताने का प्रयास किया था। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड चेंज होता है किसमें? कंपाउंड, कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड क्या होता है, धीरे धीरे कोई कंपाउंड है और कोई कंपाउंड धीरे धीरे केमिकल चेंजेस के द्वारा वो एलिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट होता रहता है, और इसी चेंजेस को ही कंपाउंड का केमिकल एक्सचेंज कहलाता है, और वो क्या होता है, अपने आप धीरे धीरे एक एलिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। अब अगर आप आगे बात करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर वे होते हैं जो बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जो आपस में घुलते नहीं है। जो जैसे मान लो सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन में एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में क्या होता है, दो कंपाउंड को आपस में मिलाया जाए, वो आपस में कभी मिले ना। जैसे चॉप, हमने क्या किया, हमने लकड़ी के बुरादे को, लकड़ी को पीस लिया, लकड़ी के बुरादे को हमने क्या किया, बालू के साथ मिला दिया। हमने क्या किया, जो चीनी है, चीनी को नमक के साथ मिला दिया। हमने क्या किया, पाउडर को हमने बहुत सारे तत्वों के रूप में अलग अलग चौक के साथ मिला दिया। तो ये जो होते हैं ये हमारे मिक्सचर कहलाएंगे। तो मिक्सचर क्या होगा, समझ में आया सबको कि मिक्सचर क्या होता है? कि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो होता है जो किसी भी सब्सटेंस में एक अच्छे तरीके से कार्य करने का काम तो करे, मिले तो, लेकिन वो हमेशा अलग अलग रहे, वो अपनी प्रॉपर्टी को ना खोए। जैसे चीनी, पिसी चीनी को पिसे नमक को आपस में मिला दिया है तो मिल तो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को खोएंगे नहीं, और जब वो अपनी प्रॉपर्टी को खोते नहीं वही कहलाएंगे हमारे मिक्सचर। जैसे कंपाउंड में पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होता है, जैसे कंपाउंड हमने क्या किया, कंपाउंड केमिकल चेंज के रूप में एलिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया। अब इसके आगे हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर हमने बता ही दिया है कि मिक्सचर क्या होता है, सबको समझ में आया कि मिक्सचर क्या होता है। कि ये एक मिक्सचर क्या होता है, ये एक वेरिएबल कंपोनेंट्स होता है, जिसे आपस में मिलाया जाए, सेपरेट किया जाए, तो वो आपस में मिल तो जाएंगे, लेकिन अभी कभी प्रॉपर्टी को खोते नहीं है, वो कहलाएंगे मिक्सचर। जैसे आपको इसमें बताया जा रहा है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रोजन और ऑर्गन ये अलग अलग हैं। वाटर और अदर्स। अब वाटर कैसे मिलेगा? वाटर का जो फॉर्मूला होता है, किसी पता है वाटर फॉर्मूला क्या होता है? तो वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा H2O। क्या होता है वाटर का फॉर्मूला? जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होगा वो होगा N2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होगा वो होगा O2। जो आपका होगा CO2। ये क्या होता है, इसी रूप में कार्य करने का काम करता है। और अदर्स में कोई भी गैसें हो सकती हैं, बहुत सारी जो गैसें हैं, क्लोरीन गैस हो गए, ये क्या है, इसी रूप में काम करने का काम करती है। अब आपके सामने एक बीकर दिया हुआ है और इस बीकर में आपको वाटर दिया हुआ है, और ये जो आपके सामने दिया हुआ है सॉल्ट दिया हुआ है। इस बीकर में जब सॉल्ट मिलाएंगे वो क्या करता है, वो अपने आप एक मिक्सचर से, ये एक मिक्सचर है, हमने क्या किया, हमने वाटर लिया और हमने वाटर में हमने सॉल्ट मिलाया, और सॉल्ट जैसे ही मिलाएंगे वो एक मिक्सचर, हमने वाटर मिलाया तो वो सोल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो गया, और इसी को कहते हैं। और ये सोल्यूशन के रूप में जो कन्वर्ट होने का जो काम कर रहा है, ये मिक्सचर से सोल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो आपको इस इमेज से इस इमेज में दिखाया गया। हमने क्या किया, हमने एक चम्मच, हमने क्या किया, हमने इस स्पून में हमने नमक लिया और नमक को हमने पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो ये इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है। और इस इमेज से हम अच्छे तरीके से ये समझ सकते हैं कि हमें क्या बताने का प्रयास हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये बाहर की केमिकल रिएक्शन कहलाती है, जिसमें आपको बहुत सारे तत्वों को आसानी से रिप्रेजेंट किया गया है। सबको समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, और इस केमिकल रिएक्शन को किस रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, इसको इस टेक्निक के थ्रू बताने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें बहुत सारी गैस है, जिसमें क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप की गैसें हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम किया है। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मैटर होता क्या है, और उसमें आपको दो प्रकार के सब्सटेंस दिखाए गए हैं। मैटर कितने प्रकार का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्स्ड। और प्योर सब्सटेंस में आपको कौन कौन चीज आती है, आपके सामने मैटर दिया हुआ है, और मैटर में क्या बताया गया, मैटर में एक सब्सटेंस होता है कौन सा, एक प्योर सब्सटेंस होता है
और एक मिक्सचर टू मोर सब्सटेंस। इसमें एक प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर टू प्योर जो अदर जो सब्सटेंस है उनको जो मिला के जो बनेगा वो क्या होगा। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, एलिमेंट्स होगा और कंपाउंड होगा। और जो जो मिक्सचर के थ्रू जो टू और मोर सब्सटेंस जो मिले होते हैं वो कौन सा होगा, सोल्यूशन होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब सोल्यूशन क्या होता है, हमने बताया था कि सोल्यूशन में जब एक एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और जब किसी जैसे जैसे हमें शरबत बनाना है तो शरबत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में चीनी मिलाएंगे या पानी में नमक मिलाएंगे या पानी में रंग मिलाएंगे, तो इससे बन के जो बनेगा वो बनेगा हमारा सोल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दोनों को आपस में मिला दिया जाए लेकिन वो आपस में मिल तो जाए लेकिन आपस में अलग अलग हैं। जैसे पानी में बालू मिला दिया या पानी में हमने लकड़ी का बुरादा मिला दिया, लोहे का बुरादा मिला दिया, वो मिल तो जाते हैं लेकिन आपस में अलग अलग रहते हैं। और इस प्रकार के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आपके सामने दिया हुआ है एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स वे होते हैं जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एटम्स या अणु ये क्या होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं हमारे एटम्स। और बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। जो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने क्या जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर एटम्स कह सकते हैं बहुत सारे एटम्स से मिलकर जो बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। और जो एटम्स होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और वो छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से, और एटम्स बना होता है हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। बहुत सारे टू और मोर आइटम से मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जैसे तो ये हमारी केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इसके द्वारा हम आसानी से किसी भी टॉपिक पर समझ सकते हैं। और एटॉमिक थ्योरी जो स्ट्रक्चर किसे दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे डॉल्टन, और डॉल्टन ने एक एक एटॉमिक थ्योरी दिया और उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे एटम्स कहते हैं। और जितने भी एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और या रिप्रेजेंट करते हैं। और आइटम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बताने का काम करता है, जिनमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। और इसे अच्छे तरीके से जो रिप्रेजेंट करने का काम किया बाद में, वो एक न्यू डॉल्टन थ्योरी आई जिसमें यह बताया गया कि किस रूप में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें जो जो टाइम पीरियड था उसमें आपको 470 ईसा पूर्व से बीसी, मतलब जो बिफोर क्राइस्ट होती है, मतलब ईसवी से जो पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसे बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और उस समय के समय जो मैटर था, जो एलिमेंट्स थे, उसे बताने का जो प्रयास किया वो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉल्टन, और जिन्होंने इसे डिटेल में समझाने का प्रयास किया कि कैसे कोई भी एलिमेंट्स अच्छे तरीके से वर्क करता है। और उसे वर्क करने का जो काम डिटेल में बताने का प्रयास किया वो 1766-64 ईस्वी में डॉल्टन नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी जो अर्थ है, हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल छोटे छोटे हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में वर्क करने का काम करते हैं। अब उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी खोजें की और ये बताया कि इसे न्यूक्लियर के रूप में, इसे न्यूक्लियस के रूप में, इसे परमाणु बमों के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। और इसके द्वारा बहुत सारे अभी तक टोटल 108 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें यह बताया जा चुका है कि ये तत्व, ये एलिमेंट्स कैसे कार्य करते हैं और कैसे इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि कैसे इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे तरीके, जैसे आपका हाइड्रोजन है,
H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट कराया, तो हमें एक नया तत्व बन के तैयार हुआ। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर हमें एक नया तत्व प्राप्त हुआ, और वो जो नया तत्व था वो आपका वो आपका वो आपका जल था, जो आपका वाटर था, जिसे हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम आगे बात करें तो कैसे रिएक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट में, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे हम अगली वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं। इस इमेज की सहायता से आपको दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हमने पाउडर लिया, उसमें हमने कुछ मान लो उजाला डाला, उजाला डालने के बाद पहले इस शेप में था, उसके बाद इस शेप में हुआ, उसके बाद पूरे कलर को उसने कैप्चर कर लिया, और इसे बनाने का जो प्राप्त जो प्रयास किया था, वो रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो सेल थी, सेल में इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का, बताने का काम किया कि ये कैसे वर्क करती है। और कौन सेल थी, उन्होंने ब्लड सेल के बारे में ये बताया कि ब्लड सेल में एक न्यूक्लियर होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जो पूरी बॉडी के कंट्रोलिंग पर्सन वर्किंग फंक्शन के रूप में वर्क करती है। और उसे 1835 में 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्हें अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का, बताने का प्रयास किया। इसके बाद हम बात करें तो एक आपके सामने आपने इसे आप पढ़ेंगे, जब अगली क्लासों में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो F इक्वल टू क्यू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जिसे हम E अपॉन M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और E अपॉन M की जो वैल्यू होती है, E अपॉन M की जो वैल्यू होती है, E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन जो आपकी जो M की वैल्यू होगी वो होगी 6.67 इंटू 10⁻34। और इन दोनों को जब लेस कर सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करने के बाद जब लेस करेंगे, तो आपके सामने एक नई वैल्यू प्राप्त होगी। वो वैल्यू होगी 1.76 इंटू 10⁻11 केल्विन प्रति मोल। और इसे रिप्रेजेंट करने का जो काम किया, वो काम किया बाद में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जे टॉमसन, जिन्होंने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम किया। और वो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो M की वैल्यू होगी वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होगी। और उसकी वैल्यू आपको E की वैल्यू हमेशा याद रखना कि E क्या हो, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसका जो की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19। ये वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद न्यूक्लियस के विषय में जो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि कैसे न्यूक्लियस वर्क करता है, और उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, और प्रैक्टिकल के बारे में बताया कि जो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसे की थी, एक थे जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की को कैसे किसने इन्वेंट किया था, तो इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट करने का जो काम किया था वो थे जे टॉमसन। जे टॉमसन नामक साइंटिस्ट थे। अगर प्रोटॉन के इन्वेंट करने की बात करें तो प्रोटॉन को किया था गोल्डस्टीन, या कहीं कहीं बुक, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा रदरफोर्ड, किसी किसी बुक में रदरफोर्ड भी मिलेगा। इसके अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट है चैडविक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में रिप्रेजेंट करने का काम किया। और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 होती है, किसमें, माइनस में, माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 ये वैल्यू होती है किसकी, ये होती है माइनस में। प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻19, ये प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 होगी, ये माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 होगी। और जो न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है 0। इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, प्रोटॉन पर जो मास होगा 1.6 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन पर जो मास होगा वो भी 1.6 इंटू 10⁻27 होता है। अब एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और जेड क्या होती है, एक वैल्यू होती है जिसे, जैसे मान लो कोई भी तत्व है, जैसे मान लो एक तत्व है सोडियम, और सोडियम क्या होता है, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। एक तत्व है सोडियम, और सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे Na से। और Na का जो इसमें दो वैल्यू होते हैं, ये
11, 11, Na जो होता है वो होता है 11। तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है नीचे वाली, ये होती है परमाणु भार, इसे होता है एटॉमिक वेट। और ये वाला जो नंबर है इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास नंबर क्या होता है, ये जेड है आपका एटॉमिक नंबर, और ए क्या है आपका मास नंबर। इसे हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कैसे ये वर्क करते हैं। इसमें हाइड्रोजन और अन्य तत्वों के विषय में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक यूनिट्स क्या होती हैं, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि, और अवोगार्डो नंबर क्या होता है, मोल्स क्या होती हैं, और इनके कैसे इनकी वैल्यू क्या होती है। तो अवोगार्डो नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपको अगर बताएं तो अवोगार्डो नंबर के सामने एक वैल्यू होती है, और वैल्यू क्या होती है वो, तो अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होती है 1 मोल की वैल्यू। अगर पेपर पूछा था 1 मोल या अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.0222 इंटू 10⁻23। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अब कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.0222 इंटू 10⁻23 मोल प्रति कूलम। अब आपके सामने मास ऑफ सब्सटेंस और मोल दिया हुआ है, ये मोलर मास है। इसके अलावा ये आपके सामने नंबर, एटॉमिक नंबर है, जो अवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब अच्छे तरीके से अगर बात करें तो इसे हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन की का जो फॉर्मूला, जो जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2। इसे हम अगली वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है। अभी अब बताया हमने अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसे हम अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। और जितने लोगों ने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो पुरानी वीडियो में हमारी देखिए, हमारे चैनल में आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है, और स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में देखकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर सभी बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा 29 तारीख को होने वाला जवाहर नवोदय पेपर है उसकी तैयारी अच्छे तरीके से आप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अब आपके सामने दिया हुआ है कंजर्वेशन लॉ क्या होते हैं। तो कंजर्वेशन क्या होते हैं, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, इसे हम करें तो कंजर्वेशन ऑफ आइटम्स क्या होते हैं, आइटम्स आर, जितने भी आइटम्स हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेशन केमिकल एंड फिजिकल जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू कार्य करते हैं। अब फिजिकल जो प्रोसेस क्या होता है और केमिकल प्रोसेस क्या होता है, तो फिजिकल प्रोसेस में आपका जो आइटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मास के रूप में या केमिकल रिएक्शन के रूप में कार्य करने का काम करते हैं, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आप वीडियो को अगर क्रॉप करके आप बाद में पुश करके भी देख सकते हैं, या बाद में आप जो है धीरे धीरे 3-4 बार वीडियो को देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो, क्योंकि केमिस्ट्री के बेसिक जो क्लासें हैं उनकी बेसिक क्लासों में समझने का प्रयास कीजिए। अब एनर्जी में आपने बहुत सारी एनर्जी बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, और आपके सामने दिया हुआ है रेडिएंट एनर्जी होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है K इक्वल टू हाफ mv²। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है m यू इक्वल टू mgh। अब इन दोनों का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है वो जूल ही होता है। केमिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, और रेट के माध्यम से जहाँ पढ़ते हैं उसको चिपकाइए ताकि अगली वीडियो में जो हम आपको इसके विषय में बताएं तो आप अच्छे तरीके से इसके बारे में नॉलेज हो कि ये होता क्या है। हाइड्रोजन, लिथियम, जो सोडियम है, पोटेशियम है, जो रुबीडियम है, आपका जो है जितनी भी चीज़ें हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक बिना अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसे कैसे कर सकते हैं इसको हम 1 मिनट बता देते हैं। तो आपको एक मैजिक नंबर होता है, और वो होता क्या है, होता है एक मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32।
क्या होता है 2 8 8 18 18 32। 2 इसमें से 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से ऐड 8 ऐड करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, इसमें से 8 और ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें से 18 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, इसमें से 18 ऐड करेंगे तो आपका 58 हो जाएगा, इसमें से 32 ऐड करेंगे तो आपका 87 हो जाएगा। अब इसमें 1 के बाद इधर 2 कहाँ पे आएगा, 2 आएगा यहाँ पे हीलियम, फिर 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10, फिर 11 इधर, फिर 12, फिर 13 14 15 16 17 18, फिर 19 इधर। आप इस मैजिक के थ्रू आप समझ सकते हैं कैसे वर्क करता है। याद रखना 2 8 8 18 18 32, इसके द्वारा आप पूरी पीरियोडिक टेबल का जितने भी एटॉमिक नंबर है उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, इस वीडियो में आप अच्छे तरीके